आज हम आपको राष्ट्रीय आय निकालने की व्यय विधि बताएंगे। इससे पहले हम दो विधियां बता चुके हैं आपको। सबसे पहले मूल्य वृद्धि विधि या वैल्यू एडिशन मेथड, और दूसरी इनकम मेथड। जो तीसरी विधि जो आपके सिलेबस में है वह है व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय ज्ञात करना, नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। इसका जो फॉर्मूला है तो आपको सिंपली याद करना है, जीडीपी एमपी इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। ये आपका फॉर्मूला है। जीडीपी एमपी इक्वल टू सी प्लस जी। सी है आपका निजी अंतिम उपभोग व्यय, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जी सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आई सकल घरेलू पूंजी निर्माण या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और एक्स माइनस एम है शुद्ध निर्यात। ये चार चीजें हैं। आपको इन चारों को जोड़ेंगे तो हमारा निकल जाएगा जीडीपी एमपी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सी क्या है। निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र में परिवार भी आ सकता है, फर्म भी आ सकती है और व्यक्ति भी आ सकता है। किसी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र द्वारा जितना भी व्यय किया जाता है अंतिम उपभोग व्यय है। इसमें अंतिम उपभोग को ही जोड़ा जाएगा, मध्यवर्ती उपभोग को नहीं जोड़ा जाएगा। निजी क्षेत्र द्वारा जो भी उपभोग किया जाता है उस पर जो खर्च किया जाता है उसको हम सी कहते हैं, जो है निजी अंतिम उपभोग व्यय। दूसरा है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। सरकार भी खर्च करती है। किस पर खर्च करती है? रक्षा पर खर्च करती है, शिक्षा पर खर्च करती है, स्वास्थ्य पर खर्च करती है, कर्मचारी के वेतन पर खर्च करती है। वो सरकार का व्यय है, अंतिम व्यय है, क्योंकि सरकार कल्याणकारी संस्था होती है, वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है। इसलिए सरकार द्वारा जो भी खर्च किया जाता है वो उसका उपभोग व्यय है। तो सी प्लस जी ये आपका प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। उसके बाद तीसरा हमारा है सकल घरेलू पूंजी निर्माण। ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है जीडीसीएफ इक्वल टू स्थिर पूंजी निर्माण प्लस स्टॉक में परिवर्तन। स्थिर पूंजी निर्माण प्लस स्टॉक में परिवर्तन। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो हमारा निकलता है जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि घरेलू सीमा में जो सकल निवेश हुआ है, ये सकल निवेश है। इसमें दो प्रकार का निवेश है। इसको स्थिर पूंजी निवेश कहते हैं, ये सकल स्थिर पूंजी निवेश है। और दूसरा है स्टॉक में परिवर्तन, चेंज इन स्टॉक। तो आपका स्थिर पूंजी निर्माण जो है इसमें आपके सरकारी निवेश भी है, प्राइवेट निवेश भी है। सरकार भी निवेश करती है और निजी क्षेत्र भी निवेश करता है। ये दोनों चीजें हैं। जीडीसीएफ में दोनों आ जाएंगे, सरकारी क्षेत्र भी आएगा, प्राइवेट क्षेत्र भी आएगा। तो स्थिर पूंजी निर्माण में इसमें कई प्रकार के निवेश हैं। इसमें जैसे आवासीय निवेश है। आवासीय निवेश सरकार भी कर सकती है, प्राइवेट क्षेत्र भी कर सकता है। आवास पर जो व्यय होता है। उसके अलावा पूंजीगत निवेश है, जो मशीनरी या उस पर औद्योगिक वस्तुओं पर जो निवेश किया जाता है या मशीनों पर जो निवेश किया जाता है वो सरकारी भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। और तीसरा जो है वह विनिर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार खर्च करती है, सार्वजनिक निवेश को कहते हैं। जैसे सड़क पर है या और चीज़ें हैं, बिजली पर है, पानी पर है, वो सरकार निवेश करती है। तो वो आपका सार्वजनिक निवेश रहता है। इसका तीन निवेश हो गया। एक तो कैपिटलिस्टिक वस्तुओं पर, पूंजीगत वस्तुओं पर निवेश है, जिसमें मशीनें जो टिकाऊ वस्तुएं होती हैं वे सारी वस्तुएं उसमें आ जाती हैं। दूसरे आवासीय निवेश। आवास में सरकार बना रहे चाहे निजी क्षेत्र बना रहा हो, उसमें जो व्यय होता है वो आवासीय निवेश है। अगर आवास में मैंने बताया था पिछली बार भी,
अगर कोई घर पुराना बेच रहा है, कोई पुराना घर खरीद रहा है, तो वो उसका निवेश नहीं कहलाएगा। नए घर पर जो है वो अगर कोई खर्च करता है तो वो उसका निवेश कहलाएगा। और तीसरा जो है उसके बाद जो है सार्वजनिक निवेश है, जिसमें सड़क, बिजली, पानी वगैरह सब कुछ, ये सब पुल हैं, ये बांध हैं, ये सारी चीज इसमें आ जाती हैं। उसके बाद स्टॉक में परिवर्तन है। स्टॉक में परिवर्तन मैंने बताया था कि एक फाइनेंशियल ईयर में प्रारंभिक स्टॉक माइनस अंतिम स्टॉक, स्टॉक का डिफरेंस जो है वही आपका स्टॉक में परिवर्तन है। चेंज इन स्टॉक, डेल्टा स्टॉक उसको कहते हैं। स्टॉक में 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले जो तैयार माल है, जो बेचने के तैयार है, जो वर्ष के अंत में कितना था, वर्ष के आखिरी में कितना है, उसका डिफरेंस। उसके बाद अर्धनिर्मित माल, जो अभी पूरा तैयार नहीं है, निर्माण की स्टेज में है, उसका प्रारंभिक और अंतिम का डिफरेंस। और तीसरा कच्चा माल जो बच गया है, जो वर्ष के अंत में था और वर्ष के प्रारंभ में है, वह आपका उसका डिफरेंस है। उन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा स्टॉक में परिवर्तन, या इसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गया और ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो गया। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को जोड़ने पर हमारा निकल जाएगा GDCF। तो ये आपका दूसरा और तीसरा हो गया। उसके बाद चौथा है X माइनस M। इसको हम नेट एक्सपोर्ट करते हैं, शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात में इसमें X जो है वो एक्सपोर्ट को शो कर रहा है और M जो है इंपोर्ट को शो कर रहा है। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब है जो हम विदेशों को भेज रहे हैं, जो विदेशों को भेज रहे हैं वो हमारा एक्सपोर्ट है, और जो विदेश से मंगा रहे हैं वो इंपोर्ट है। और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारा X माइनस M आ जाता है। इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी निगेटिव। अगर हमारा एक्सपोर्ट कम है तो इंपोर्ट ज़्यादा है तो ये निगेटिव में आएगा। अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है तो हमारा पॉजिटिव में आएगा। तो इस बार से जैसे इस समय हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, लॉकडाउन के पीरियड में एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ है, इंपोर्ट कम हुआ है, तो ये पॉजिटिव में आएगा। लेकिन नॉर्मली जो हमारा एक्सपोर्ट कम होता है और इंपोर्ट ज़्यादा होता है तो हमेशा निगेटिव में रहता है। तो ये आपका 4 चीज़ें होगी। इन चारों को जोड़ेंगे C + G + I + X माइनस M, तो दैट इज द GDP-MP, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड मार्केट प्राइस। अब हमको निकालनी, राष्ट्रीय आय निकालनी है, तो सबसे पहले GDP-FC निकालेंगे। GDP-MP में NIT हम घटाएंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स में बताया था, NIT = IT माइनस सब्सिडी। GDP-FC निकालने के बाद हमको JNP-FC निकालना है। JNP-FC निकालने के लिए GDP-FC में हम NFIA जोड़ेंगे। NFI मैंने बताया था पिछले क्लास में भी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको हम FIFA माइनस FITA, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, उसका डिफरेंस होता है NFIA में। तो JNP-FC = GDP-FC + NFIA। उसके बाद हमको राष्ट्रीय आय निकाले, NNP-FC निकालनी है, तो इसको GDP-FC माइनस डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। तो GDP-FC में से डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो हमारा NNP-FC निकल जाएगा। इसका से हम राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। इसमें हम ये भी निकाल सकते हैं, निजी अंतिम उपभोग भी निकाल सकते हैं, सरकारी अंतिम उपभोग भी निकाल सकते हैं, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं, शुद्ध निर्यात भी निकाल सकते हैं। जो चीज़ हमको निकालने की वो चीज़ हम इसमें आसानी से निकाल सकते हैं, बशर्ते कि हमको सारी चीज़ पता होनी चाहिए, बेसिक कंसेप्ट इसको पता होना चाहिए कि C क्या है, G क्या है, उसके बाद I क्या है और X माइनस M क्या है, I में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं और G में क्या शामिल होता है, C में क्या शामिल होता है, X माइनस M क्या है। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, X माइनस M और NFI में क्या डिफरेंस है। NFI इज द डिफरेंस ऑफ द फैक्टर इनकम। NFI जो डिफरेंस ऑफ फैक्टर इनकम का डिफरेंस है, और X माइनस M जो है वो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, जो हम विदेशों को निर्यात कर रहे हैं, विदेशों से मंगा रहे हैं, उसका डिफरेंस है। आपको बेसिक ये देना है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NFIA एंड X माइनस M। NFIA इज द फैक्टर इनकम डिफरेंस, FIFA माइनस FITA, एंड नेक्स्ट X माइनस M इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो ये आपका इसकी थ्योरी है। उसके बाद न्यूमेरिकल हम कराते हैं। आपको एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल है जिसमें हमको दे रखा है, G दे रखा है,
गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 50 करोड़ रुपया, किराया दे रखा 150 करोड़ रुपया, प्रारंभिक स्टॉक दे रखा 20 करोड़ रुपया, ब्याज दे रखा 80 करोड़, प्रॉफिट दे रखा 70 करोड़, निजी अंतिम उपभोग व्यय दे रखा 480 करोड़, GFCF ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन सकल स्थिर पूंजी निवेश दे रखा आपको 90 करोड़, अंतिम स्टॉक दे रखा 35 करोड़, नेट निर्यात शुद्ध निर्यात दे रखा है -5 करोड़, NIT दे रखा 60 करोड़, COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कर्मचारियों का पारिश्रमिक 200 करोड़, डेप्रिसिएशन 20 करोड़, मिक्स्ड इनकम मिश्रित आय स्वनियोजित आय आपकी 50 करोड़, NFIA विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय 20 करोड़ दे रखा है। आपको दोनों मेथड से आय वित्त से और व्यय वित्त से आपको राष्ट्रीय आय निकालनी है। सबसे पहले इनकम मेथड हमारी है। इनकम मेथड में मैंने बताया था NDPFC इक्वल टू COE प्लस OS प्लस MI। COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज या कर्मचारी का पारिश्रमिक, OS ऑपरेटिंग सरप्लस या परिचालन शेष, और मिक्स्ड इनकम स्वनियोजित आय या मिश्रित आय। आपको COE दे रखा कर्मचारी पास 200 करोड़ दे रखा है, और OS में आपको OS के 3 कंपोनेंट अलग अलग हैं, इसमें दे रखे हैं आपको। सबसे पहले रेंट दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। तो इन तीनों को जोड़ देंगे। रेंट आपका दे रखा है 150, प्रॉफिट 70 और इंटरेस्ट 80 करोड़। तो ये आपका OS निकल जाएगा। और उसका मिक्स्ड इनकम दे रखी है आपकी 50 करोड़, और इसको जोड़ने पर हमारा NDPFC आ गया 550 करोड़। अब इससे राष्ट्रीय आय निकाल लें NNPFC इक्वल टू NDPFC प्लस NFIA दे रखा आपको 20, तो 550 प्लस 20 इक्वल टू 570 करोड़। सेकेंड मेथड जो है वो एक्सपेंडिचर मेथड है। इसमें भी आपको राष्ट्रीय आय ज्ञात करनी है। एक्सपेंडिचर मेथड से मैंने बताया था इससे पहले GDP-MP निकालते सबसे पहले। GDP-MP इक्वल टू C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M। C जो है वो आपका निजी अंतिम उपभोग व्यय है, और G जो है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय है। I आपका GDCF है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या सकल घरेलू पूंजी निर्माण, और X माइनस M जो है शुद्ध निर्यात है। तो आपको C दे रखा है 480 और G दे रखा है 50 करोड़। I में आपको दो चीजें दे रखे हैं, GFCF ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है आपको, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है GFCF सकल स्थिर पूंजी निर्माण प्लस चेंज इन स्टॉक फाइनल स्टॉक माइनस इनिशियल स्टॉक। फाइनल स्टॉक आपको दे रखा 35 करोड़ और इनिशियल स्टॉक दे रखा 20 करोड़। तो आपका 90 प्लस 35 माइनस 20 ये आपका निकल जाएगा GDCF। और उसके बाद आपका X माइनस M माइनस 5 दे रखा है। इसका मतलब यह है कि एक्सपोर्ट कम हुआ है, इम्पोर्ट ज़्यादा हुआ है। तो ये हमारा निकल गया 530 प्लस 105 माइनस 5 बस 630 करोड़। अब इससे राष्ट्रीय आय निकालनी है। तो सबसे पहले NNPFC इक्वल टू GDP-MP माइनस डेप्रिसिएशन। GDP NDP-MP निकला, NDP में से NIT घटाएंगे, NDPFC जगह NDPFC में NFIA जोड़ेंगे तो NNPFC निकल जाएगा। तो 630 माइनस 20 प्लस माइनस 60 प्लस 20 प्लस माइनस 20 कट गए। आपका NNPFC इक्वल टू 570 करोड़। तो दोनों मेथड से, चाहे आप इनकम मेथड से निकालो चाहे एक्सपेंडिचर मेथड से निकालो, और दोनों मेथड से राष्ट्रीय आय बराबर आएगी। तो ये आपकी प्रैक्टिस करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। बस, थैंक यू।